हमारे पास थोड़ा आज के सेशन का टाइम कम है, इसलिए हम स्टार्ट कर देते हैं और जैसे-जैसे और लोग हमें जॉइन करते रहेंगे, हम लोग वैसे-वैसे उनको जो है अपडेट करते रहेंगे कि हम क्या बात करें। हम लोगों ने कुछ ग्रुप पूरा हम लोगों ने जितने भी लोगों के हमारे पास डाटा आया, उसका सबका हमने एनालिसिस किया और हमने रिपोर्ट्स को जनरेट किया। आप में से बहुत से लोगों को भी रिपोर्ट्स मिल गई होंगी और कुछ लोगों की इंशाल्लाह हम उस पे वर्किंग कर रहे हैं। हम उनकी फाइनल रिपोर्ट्स जो हैं कल उनको बाय ईमेल कल उनको भी इंशाल्लाह भेज देंगे। लेकिन हमने सोचा कि कुछ हम कॉमन डायनामिक्स देख रहे थे, जो बार-बार सेम इश्यूज़ या सेम चीज़ें हाइलाइट हो रही थी डिफरेंट लोगों के अंदर। तो उसमें से हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाला, हमने डिफरेंट फैक्टर्स को निकाला, हमने उन चीज़ों को निकाला कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम देख रहे थे कि बार-बार रिपीट हो रही हैं, आप सब लोगों की डिफरेंट लोगों की पर्सनैलिटीज़ के अंदर। और आज हमने सोचा कि हम एक जनरल डिस्कशन करें और हम बता दें कि किस तरीके से क्या चीज़ कैसे इफ़ेक्ट करती है। और हम जो आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं, उस रिपोर्ट के अंदर हम ऑलरेडी आपको एक रिकमेंडेशन भेज रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए अगली आपको कौन-सी वर्कशॉप लेनी चाहिए या आपको अपनी कौन-सी ट्रेड्स पे काम करना चाहिए, ताकि आप उसको बेहतर कर सकें और आपकी वीकनेस उसके अंदर क्या आ रही है। हम स्ट्रेंथ्स भी बता रहे हैं, हम कलर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को रिपोर्ट आ गई है वो काफ़ी हद तक इसको रिलेट कर लेंगे। बाकी लोग आज नोट ले लें और जब उनको कल इंशाल्लाह रिपोर्ट मिले तो वो उसके साथ ज़रूर जो है उसको भी कोरिलेट कीजिए। और हमारी वेबसाइट है www.pkmentalhealth.com। वहाँ पे हमारा एक रिक्वेस्ट फॉर्म है। अगर आप हमारे साथ कोई भी फर्दर वन टू वन काउंसलिंग सेशंस के अंदर आना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या जो वर्कशॉप्स हमने आपको सजेस्ट की है उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं या कोई भी आप हमारी और सर्विसेज को ड्रीम इंटरप्रिटेशन के हवाले से देखना चाहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर के हवाले से अपने आप को कोई सर्विसेज चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारा वहाँ पे एक रिक्वेस्ट फॉर्म है जिसको आप फिल कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको उसमें फर्दर हेल्प करेंगे। तो नबिया आज मेरे साथ हैं। नबिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा नबिया, हमने कल हम जैसे देख रहे थे, हमने एनालिसिस किया सारा डिफरेंट लोगों का और हमने बहुत सी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे हमें नज़र आए और हमें समझ आया कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे लाई कर रही है बहुत सी लोगों की पर्सनैलिटी इश्यूज के अंदर। तो अगर मैं पहले जनरल पॉइंट सबके साथ शेयर करती हूँ कि हमने क्या कॉमन चीज़ें देखी हैं जिस पे आज हम बात करेंगे और फिर हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और जो लोग जिन लोगों को अपनी रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं या जिनको कल इंशाल्लाह मिल जाएंगी, तो काइंडली उस चीज को जरूर रिलेट करें, आपको समझने में मदद देगी वो जो आपका अपनी स्क्रीनिंग आई है। एक चीज मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर किसी शख्स ने हमें पूरा डाटा नहीं दिया था या उसने अपने ट्रू जो उसके परसेप्शंस थे या ट्रू उसके जो फीलिंग्स थी अगर उसने मास्क की है, तो डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी जो है वो उस पे इफेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, हमने देखा है कि 15% ऑफ द लो जो पीपल थे यहाँ पे इस ग्रुप में, उन्होंने वो देवर मोर ऑफ मैनिपुलेटिव टाइप। उन्होंने अपना बहुत सी जो ट्रू फीलिंग थी वो जो थी हमारे साथ शेयर नहीं की है, सेफ प्ले किया, उन्होंने बहुत ज्यादा सेफ प्ले किया और हमें वो नजर भी आया है। लेकिन इट्स टोटली फाइन क्योंकि वी डोंट वांट टू बी जजमेंटल, हम वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो अगर किसी की कोई इस तरह की चीज थी तो हमने उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन हमने एक छोटी सी हिंट जरूर ड्रॉप की है कि थोड़ा सा आप ये देखेंगे पर्सनालिटी, अगर आप अपनी चीज को अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे तो कोई शख्स आपको सपोर्ट नहीं कर सकता या आपकी मदद नहीं कर सकता उसको रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि जब हम आपका जो था कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एनालिसिस लगा रहे थे तो वहां पे बड़ा क्लियर सामने आ जाता है, जो स्कोर्स आ रहे होते हैं, जो एनालिसिस आ रहे होते हैं, वहां बड़ा क्लियर नजर आ जाता है चारों टेस्ट के दरमियान में कि कहाँ पे कितना किसने अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है वो शेयर की हुई है। तो ये पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाह रही थी। दूसरा एक और चीज की मैं आपको श्योरिटी देना चाह रही थी कि ये जितना भी आप लोगों का डाटा है, हमने इसको बहुत ज्यादा जो है कॉन्फिडेंशियल रखा है। ये डाटा किसी ने भी नहीं देखा, इवन हम लोगों ने आपका पार्टिसिपेंट आईडीज नंबर के साथ उसको किया हुआ था और सिर्फ मेरे अलावा इवन नबिया को भी नहीं पता कि कौन सा टेस्ट जो हमने लगाया, जो भी चीज हम कर रहे थे, वो किस तरीके से जो है किस पार्टिसिपेंट की थी या कौन सा डाटा था वो किस तरीके से शेयर कर क्या किसको वो प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अच्छा, अब हमने जो कॉमन इश्यूज देखे मुख्तलिफ लोगों के अपने इस ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर,
सबसे ज्यादा हमने एक पहला प्रॉब्लम देखा जो यूजली किसी भी पर्सनालिटी ट्रेट को डिफाइन करता है, वो चाइल्डहुड है। अब यहाँ पे कुछ लोगों की पर्सनालिटीज में जो इश्यू आ रहे थे, तो हमें वहां पे ये चीज हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि उन लोगों के चाइल्डहुड के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, कोई ना कोई ऐसा अ, कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी के अंदर वो बहुत से आप कह लें कि हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे थे, या हमें कुछ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के अंदर इश्यूज नजर आ रहे थे। फिर हमने एक जो यहाँ पे ज्यादातर लोगों के अंदर इस ग्रुप के हमने डायनामिक्स में देखा, गिल्ट इश्यूज। बहुत से पार्टिसिपेंट्स के अंदर गिल्ट इश्यूज जो थे वो क्वाइट कॉमन थे, हमने देखा। फिर इनसिक्योरिटी के जो इश्यूज थे वो हमने देखे कि काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी इश्यूज हमें नजर आए। और एक जो हमें चीज हमने एक और करेक्टरिस्टिक देखी, ट्रेट देखी हमने, वो हमने डिसेप्टिव पर्सनालिटी की देखी। डिसेप्टिव पर्सनालिटी के अंदर जो चीज है वो ये है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी कुछ और है लेकिन लोग आपको गलत परसीव करते हैं, या आपकी पर्सनालिटी कुछ और है और आप लोगों को डिफरेंट दिखाते हैं। तो ये दोनों चीजें डिसेप्टिव पर्सनालिटी के अंदर आती हैं। फिर हमने देखा है कि मोस्टली लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे अगर अभी वो बिल्कुल उनके नॉर्मल भी चल रहे हैं लेकिन वहां पे एक कन्फ्लिक्ट शो हो रहा है कि अगर उन्होंने अभी इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग ना की तो फ्यूचर में वहां पे बहुत से मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, एक हमने बड़ा जो फोबिया कॉमन देखा पार्टिसिपेंट्स में, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो हमारी वर्कशॉप में थी, उन लोगों के अंदर सेपरेशन फोबिया बड़ा कॉमन था, जिसको हम मोस्ट कॉमनली जो है अबंडेंट फोबिया भी कहते हैं, या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, लूजिंग ऑफ फियर रहता है। ये हमने बहुत कॉमन इस पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप में देखा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमें बड़ी अच्छी चीज लगी कि कुछ हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट थे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ एक्चुअली मूव कर रहे थे। कुछ ने काफी थर्ड लेवल भी अचीव कर लिया था और कुछ माशाल्लाह फोर्थ लेवल की तरफ भी जा रहे थे, विच इज वेरी अगेन एक बहुत ही हमारे लिए आप कह लेंगे इनकरेजिंग भी चीज थी। हमें बड़ी खुशी भी हो रही थी ये चीज देख के। और वो तो ये हमने डिफरेंट आज के पॉइंट्स हैं जो कि हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और सबसे पहले जो हम चीज शुरू करेंगे जिसपे हम बात, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का जो 70% चीज जिस फैक्टर के ऊपर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिपेंड करती है वो आपका चाइल्डहुड है। आपका बचपन कैसा था, आपका बचपन कैसा गुजरा। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है कि लोगों को लग रहा होता है कि उनका बचपन बड़ा अच्छा था और नॉर्मल बचपन था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उस बचपन से स्टार्ट होती है। जी, जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन वो आगे चल के आपके पर्सनैलिटी के ऊपर एक ह्यूज इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो सबसे पहले जो अभी हम नबिया के साथ डिस्कशन करेंगे, नबिया हमें साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से भी बताएँगी, डिफरेंट हमें थ्योरीज भी शेयर करेंगी कि बेसिकली जो चाइल्डहुड है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आज हम आपके साथ चाइल्डहुड का क्या इफ़ेक्ट आता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो नबिया प्लीज ओवर टू यू। तो चाइल्डहुड से रिलेटेड एक साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी है एडलर की कि हमारा चाइल्डहुड कैसे हमारे अडल्टहुड को अफेक्ट करता है और कैसे एक डायरेक्ट एसोसिएशन होती है हमारी पर्सनालिटी पे। तभी आप थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलेंगी तो शायद वो मुझे आगे टीम बता रही है कि शायद आवाज में कोई इशू आ रहा है जी। तो एडलर की थ्योरी ने ये बताया कि किसी भी एक फैमिली एनवायरनमेंट में फैमिली हमारा बर्थ ऑर्डर और इवन हमारे पेरेंट्स का रिलेशनशिप भी हमारी पर्सनालिटी पे कैसे अफेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस जैसे इसने बर्थ ऑर्डर का जैसा बताया कि फर्स्ट बॉर्न किस तरह के होंगे, ओनली चाइल्ड किस तरह के होंगे, मिडिल चाइल्ड किस तरह के होंगे और जो सबसे यंगेस्ट है वो किस तरह के होंगे। अब क्यों उसने इस तरह का बताया, जो फर्स्ट बॉर्न है उन्हें लगता है कि हम जी अभी वन एंड ओनली है। पेरेंट्स का उनके साथ किस तरह की अफेक्शन है, किस तरह की एक ट्रीटमेंट है, वो उनकी पर्सनालिटी बिल्ड करती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही होती है एक ईगो सुपर ईगो में, ये यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह बर्थ ऑर्डर में जब मिडिल चाइल्ड आएगा तो अब फर्स्ट बॉर्न की शायद वो आप कहें वो
कदर, वो टेंशन शायद उसको वो ना मिल रही हो जो अब मिडिल चाइल्ड को चाहिए। अब यहाँ पे भी उसकी कैसी एसोसिएशन बनती जा रही है अपनी पर्सनालिटी की तरह। इसी तरह अगर आपके पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप अगर अब्यूसिव है या फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, फादर का मदर के साथ, इवन मदर का फादर के साथ, तो वो चीजें भी बच्चे पे अफेक्ट करेंगी। उसको समहाउ उस टाइम लग रहा होगा नहीं मैं ऐसा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्टहुड में एंटर करेगा वो औरतों को वैसे परसीव करेगा, और अगर लड़की है तो वो मेल को वैसे परसीव करेगी अपने फादर फिगर जैसा। तो ऐसे लोग यूजुअली, जैसे आप बता रही थी कि ज्यादा लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, वो इस वजह से भी होते ओके। तो एक और चीज बड़ी कॉमन है, अगर आप साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें, कि एक प्रूवन थ्योरी है कि जो आपका जो भी फैमिली के अंदर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है, पेरेंट्स की उसके साथ सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा पेरेंट्स की फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड से होती हैं। और जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होता है, या वो बहुत ज्यादा एक सेंट्रिक फिगर देखा जाता है। और जो आपका सबसे ऑर्डर में यंगेस्ट चाइल्ड होता है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उस फैमिली का, उनका जो बेसिकली एटीट्यूड या बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा यंगेस्ट चाइल्ड का सबसे ज्यादा ये क्योंकि उसके शुरू से अपने बड़े बहन भाई देखे हैं, उसको दूसरों से बड़ा बनने का होता है। एग्जैक्टली। जैसे आप ये भी कह सकती हैं उसको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता हाँ, है, उसको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। और जो वो मिडिल, अचीव करना चाहता बिल्कुल, और बड़े मजे की बात है कि जो लोग मिडिल ऑर्डर में है, वो होते हैं, सैंडविच वो जो सैंडविच कहा जाता है बड़े और छोटे के दरमियान, वो मिडिल चाइल्ड जो होता है उनका बड़ा इजी टू गो एटीट्यूड होता है। वो कहते हैं कि बस ठीक है, अगर कोई चीज है तो है, नहीं है तो खैर है, दफा करो, ये वाली चीज। और टेम्पर भी उनका थोड़ा सा ना ये होता है, क्योंकि वो एक अननेसेसरीली आप कह लें कि बहुत सी चीजों को फील कर रहे होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं। और जो यंगर चाइल्ड होता है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जिस जो भी ऑर्डर है आपका अपने बहन भाइयों के दरमियान, यंगेस्ट चाइल्ड का भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसको होता तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समहाउ उस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से जो उसके बाकी किन्स होते हैं उनके अंदर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा होता है। तो ये एक कॉमन साइकोलॉजी की जो है आप कह लें थ्योरी है, प्रूवन। और यहीं से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली। आप नोट करें डॉक्टर ने लिखा कि जो सबसे फर्स्ट बॉर्न होगा उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर ज्यादा होता है। वो क्यों? क्योंकि उसने अपने छोटे बहन भाइयों को भी देखना है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, उनको चेक एंड बैलेंस रखना है सब कुछ, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स अगर नहीं है तो वही फिर बड़े, तो यही चीज फिर उसके बड़े होने तक उस टाइम रहेगी इस चीज का। अच्छा, आप ये देखिए कि जेंडर का भी एक थोड़ा सा हमारी पहले होता था कि जेंडर में भी देखा था कि मेल्स के से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है या वो, लेकिन साइकोलॉजी इसके ऑपोजिट है। साइकोलॉजी कहती है कि ये इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, ये बेसिकली ज्यादा कल्चरल चीजें होती हैं जो इफेक्ट कर रही होती है। लेकिन अब तो आप ये भी देखें कि जैसे अब आज की हमारी सोसाइटी में चाहे बेटी है या बेटा है, वो इक्वल लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है। पहले आप अगर आज से 10-20 साल पहले देखें तो बेटियां अगर जॉब भी करती थी, कम अपनी वो पे सैलरी वगैरह घर में उनसे नहीं ली जाती थी। लेकिन अब जो है इसमें कितने कोई इसको ऐसी बात नहीं समझ जाती कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी कल्चरल चीजें अब जो हैं वो खत्म हो रही है। और एक ट्रेट होती है ओपननेस, हमारी जो पूरी अब सोसाइटी है वो एक पर्सनालिटी ट्रेट ओपननेस की तरफ ज्यादा आ जा रही है। जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, जो कि इटसेल्फ एक बहुत अच्छी बात है। हम आगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये जो 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट होती हैं, तो अब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, या आप नर्वस फील करते हैं, या आप इंट्रोवर्ट हैं, जैसे आप बहुत जल्दी बहुत लोग शाय रहते हैं, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, या आप डर जाते हैं, या आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, तो डेफिनेटली आपके चाइल्डहुड के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी, बेशक हो सकता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर डोमिनेंट ट्रेट हो या आपकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो, लेकिन वो समहाउ आपकी एक्सप्रेशंस को मास्क कर देती है। वो कभी भी आप अपने एक्सप्रेशंस नहीं करेंगे, आप रिलक्टेंट होंगे लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, अपनी आप लोग नहीं खुल के नहीं आप इजहार नहीं कर सकेंगे, आप बात नहीं कर सकेंगे। तो ये वाली, जब हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी हमारे कोई पर्सनालिटी का इशू होता है, हमें साइकोलॉजिकल इशू होता है, हम अपने अडल्टहुड के अंदर कॉजेज ढूंढते हैं। हालांकि हमें सबसे पहले स्टार्ट अपने चाइल्डहुड से करना चाहिए, हमें वहां से रिकॉल करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या ऐसा फैक्टर था, ट्रिगरिंग बात थी जो हमें उस वक्त बॉदर करती थी।
वो हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन भी हो सकते हैं, वो हमारे बहन भाइयों के साथ रिलेशन भी हो सकते हैं, वो कहीं ये भी हो सकता है कि बहुत दफा पेरेंट्स आपको कंपैरिजन बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं बहन भाइयों के साथ या कजन्स के साथ, तो वो चीज आपने बिल्ट इन ऑलरेडी, या वहां पे आपको कभी कोई बुली किया गया है स्कूल के अंदर, या कोई वहां आपकी बॉडी शेमिंग की गई है, या वहां पे आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी आए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से जरूर कनेक्टेड हो। लड़की का अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जैसे जो बाप है वो बेटियों को ज्यादा प्यार कर रहा है और बेटे को मतलब डांट रहा है, और इस तरह की एक मतलब बॉन्डिंग है। तो जब वो अपने अडल्टहुड में जाएगा या जब वो खुद लड़का फादर बनेगा, या तो वो अपने फादर जैसा हो जाएगा या तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने फादर को देखा। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से रिवर्स रोल में आप मदर्स को देखिए, अगर वो मदर्स अपने बेटों के साथ ज्यादा करी होंगी और बेटियों को काम वो सप्रेस करी होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो बेटी जब बड़ी होगी तो या तो वो बिल्कुल उसको फॉलो करेगी अपनी पेरेंटिंग स्किल्स के अंदर, या टोटली ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसी वजह से ये जो मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट है, आप ये देखें कि बाहर के मुल्कों में इसीलिए जब उनके बच्चे, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो दोनों माँ बाप को छुट्टी दे दी जाती है, और पेरेंटिंग का बड़ा वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे प्रॉपर वर्कशॉप्स होती हैं, प्रॉपर उनको गाइड किया जाता है कि आपने अपने बच्चे को किस तरीके से रेज करना है, और वहां उन पर चेक एंड बैलेंसेस है। लेकिन बड़ा यहाँ पे तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि छोटा बच्चा है, बच्चे को तो कोई जरूरत ही नहीं है, बच्चे को क्या हुआ, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जितना भी डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, इनसिक्योरिटीज, गिल्ट इश्यूज, नर्वसनेस, आप जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, ये कैथारसिस आप लोग नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम आपकी पेरेंटिंग और चाइल्डहुड में आती है। वो बच्चे होते ही लेस एक्सप्रेसिव है, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा, पेरेंट्स उनको करने नहीं दे रहे। तो पेरेंट्स को भी हम जब फैमिली थेरेपीज करते हैं, ग्रुप थेरेपीज होती है, तो पेरेंटिंग स्किल्स सिखाते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता हो, पेरेंट्स को भी सीखने की जरूरत है। अच्छा, ये ट्विंस का क्या रोल होता है? ट्विंस का अक्सर आपने देखा है कि ट्विंस होते हैं तो लोग कहते हैं एक जैसे ही होंगे, लेकिन इनकी आइडेंटिटी में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो देख नहीं सक रहे कि हम दोनों एग्जैक्टली सेम है, या हम लोग कहाँ पे एक दूसरे से मतलब अलग हो रहे हैं। हमारे अपने भी कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, तो इन लोगों के ना रोल्स में, आइडेंटिटी में बिल्कुल कंफ्यूजन रहती है। लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा जरूर होता है जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, और एक स्टैंड आउट करता है बिल्कुल, और दूसरा उसको फॉलो करने के चक्कर में अपनी पर्सनालिटी को खराब कर रहा होता है या मास्क कर रहा होता है, या इस तरीके की चीज। सही। तो काफी हमने चाइल्डहुड को तो हमने काफी अच्छा डिस्कस किया। अच्छा, एक मुझे बताइए आप इसके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि हमने एक चीज देखी है कि अभी जो हमारे ग्रुप के हमने ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स में देखा, तो मैंने एक चीज हमने नोटिस की है कि गिल्ट इश्यूज बड़े ज्यादा हैं। हमने पता नहीं, मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली गिल्टी सब लोगों को किसी ना किसी चीज पे होती है या रिग्रेट्स होते हैं, लेकिन समहाउ हमने और भी रिसर्चेस की हैं, और भी लोगों की मैं डाटा देख रही थी, तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ये गिल्ट इश्यूज और ये इनसिक्योरिटी का मसला बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है। ये पर्सनालिटी के ये एक फिगर है, तो ये गिल्ट इश्यूज से आप मुझे बताएं थोड़ा, क्या है, कैसे पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है? सबसे पहले जो हायरार्की मैंने मास्लो की बताई थी, उसमें सबसे पहले जो एक थर्ड स्टेज थी, उसमें वो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स था, कि आप कहाँ पे सिक्योर फील कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे। और उसके बाद था सेल्फ एस्टीम। ठीक है, जब आप ये चीज कर लेते हो तो आप सेल्फ एस्टीम पे आते हो कि आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। जब आपको अपनी वर्थ का ही एहसास नहीं हो रहा, तो आप तब ज्यादा इनसिक्योर होते हो। फॉर इंस्टेंस, आपका कोई लव्ड वन है, आपको क्यों लगेगा कि वो आपको छोड़ा, आप क्यों इनसिक्योर हो? जब आपको पता है आप प्यार करते हो, वो प्यार करते हो, तो क्यों एक फियर ऑफ लॉस आपको क्यों अंदर है? क्यों? क्योंकि हमें हमारी वर्थ नहीं पता। हमें लगता है नहीं, हम बिल्कुल इतने इस चीज के काबिल नहीं है कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, या हमारे साथ ये अच्छी चीजें हो सकती। तो हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जब आ जाता है, तो फिर हम गिल्ट ट्रिप पे निकल जाते हैं। एक और भी आप देखें, या तो ये होता है कि हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होती, या याद हमें बहुत ज्यादा होती है, या हमें लग रहा होता है कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, या हमें हमारी वर्थ जो है बहुत ज्यादा है, और लगता है ना परफेक्ट नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ओके की वजह से, कॉम्प्लेक्स की वजह से हमें लगता है कि हम तो परफेक्ट हैं, हमें दूसरों पे जरा। तो आपको लगता है ना कि जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर सेल्फ एस्टीम है, तो सेल्फ एस्टीम अगर आपकी बहुत ज्यादा हाई है
तो वो भी गलत है। और अगर बहुत ज्यादा लो है, जैसे अगर आप अपने आप को बहुत ही कोई वर्दी समझ रहे हैं और बिल्कुल अपने आप को सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे, तो ये चीज भी गलत है। और अगर आप बिल्कुल ही अपने आप को जीरो समझ रहे हैं, तो ये भी एक्चुअली, ये जो सबसे ज्यादा आप देखिए इनसिक्योरिटी के इश्यूज हमने देखे हैं, वो यही वजह है कि जो आपकी लेवल 3 और लेवल 4 है, उसके अंदर बैलेंस नहीं होता लोगों की। सेल्फ एस्टीम, हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को बैलेंस करना नहीं आता, या हमें अपनी वर्थ को पता लगाना नहीं आता। जब तक हम अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रॉपर्ली जज नहीं करेंगे, हैंडल नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने आप को डिफरेंट तरह की इनसिक्योरिटीज से आजाद नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इनसिक्योरिटी को आपने ही अपने अंदर से खत्म करना है। और इसकी सबसे ज्यादा अच्छी चीज वही है जो हमने आपको लास्ट फर्स्ट डे पे बताई थी, कि आपको बैलेंस रखना है अपनी ईगो के अंदर, अपनी सुपर ईगो के अंदर और अपनी इड के अंदर। अगर आप इन तीन चीजों के अंदर बैलेंस नहीं रखेंगे, तो कभी भी आपकी सेल्फ एस्टीम जो होगी वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है क्या, जिसकी वजह से बिल्कुल, आपको लगेगा कि मतलब हमारी आप शाय सेल्फ नहीं रहेंगे, है। आप कॉन्फिडेंट, आप स्टैंड आउट नहीं कर असल सकते में होंगे। हमारे यहाँ पे ये समझते हैं ना कि हम कुछ बोलेंगे तो अगला हमें मजाक ना उड़ाए, हम एम्बैरेस्ड फील बिल्कुल। करेंगे, निगलेक्टेड फील करेंगे। तो ये चीजें सबके साथ होती हैं, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसी से हम गो थ्रू करके ग्रो करेंगे। नबी, हमारी टीम का मैसेज आ रहा है कि 6 मिनट के बाद ये जो सेशन है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हम आपके साथ जरूर बात जरूर करना चाहेंगे, आपको बताना जरूर चाहेंगे। इसलिए अगर अभी थोड़ी देर के बाद आपका ये डिस्कनेक्ट सेशन हो जाए, तो काइंडली सेम आईडी और पासवर्ड से हमें रीज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप बाकी चीजें भी जो हमारे रह गए पॉइंट्स उनको भी आप सुन सकें। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे जो हम बात करते हैं, गिल्ट पे। ये तो हमने ज्यादा इनसिक्योरिटी पे बात की। इनसिक्योरिटीज आपकी सेल्फ स्टीम की वजह से होती है, और अगर आपकी सेल्फ स्टीम जैसे हमने बात की कि नहीं है, तो डेफिनेटली कि आप इनसिक्योर फील नहीं करेंगे, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और ये वाले इश्यूज आएंगे। अच्छा, एक जो गिल्ट है, गिल्ट क्यों है? गिल्ट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आप देखिए, गिल्ट में सुपर ईगो का भी एक रोल हो सकता है, हम्म, क्योंकि सुपर ईगो को क्योंकि हम कहते हैं हमारा ज़मीर है। हम्म, तो सुपर अच्छा, गिल्ट दोनों तरह का हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपसे कुछ बदतमीजी की और या मैंने आपको बुरा भला कह दिया जबकि आपकी गलती भी नहीं है, और मुझे लगेगा अगर मैंने सोचा इसके बाद कि हाँ मेरी गलती थी ये सब कुछ ऐसा, ठीक है अपोलोजाइज, मेरा ज़मीर कॉन्स्टेंटली मुझे एक चीज कह रहा है, तो ये मैं अपने गिल्ट ट्रिप पे निकल गई हूँ। कुछ इस तरह के होते हैं, और कुछ इस तरह के भी गिल्ट ट्रिप्स होते हैं कि आपको अपनी उन आप ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हो कि जान जान के आप कहते हो कि मैं तो बुरा हूँ, हाँ, मैं तो बुरा हूँ। ऐसे ऐसे एक ग्रुप्स में आप बोलते हो कि मैं तो बुरा हूँ, या ऐसे स्कॉलर्स के सामने जान के कि आप अपना उस गिल्ट को समहाउ रिप्रेस कर रहे हो। एग्जैक्टली, एंड which is wrong, व्हिच इज रॉन्ग। which is wrong। बिल्कुल। अच्छा, ये जो नबिया ने भी बात की कि देखें, आपकी दो तरह के गिल्ट्स है। एक गिल्ट ये है कि आपने अपनी सुपर ईगो आपको बता रही है कि जहाँ पे आप एक्चुअली गलत हैं, और आपको एक रियलाइजेशन हो रही है सेल्फ के, हाँ आप गलत हैं और आपको जो है उस चीज को करेक्ट करना है। लेकिन एक जो आपके अंदर गिल्ट है जिसमें आप लोगों को नहीं जाना है, और इसमें मैं आपको हजरत अली का भी एक कौल भी बताऊंगी। वो बेसिकली ये है कि जब भी आपसे कोई ऐसा काम होता है जो, या कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाता है जो कि किसी बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेते हैं हम, और फिर हमसे रिपीटेडली वो मिस्टेक हो रही होती है, तो वहां पे आप क्या करते हैं कि आप डिफेंस मैकेनिज्म पे आते हैं। अब डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये चीज आ जाती है, जब आप अननेसेसरीली जो है ऐसी जगहों पे, फॉर एग्जांपल रिलीजियस स्कॉलर से आप मिलें, या आप बहुत ज्यादा कह रहे हो किसी मॉस्क में बैठे हुए हैं और आप वहां पे जाके ऊंचा ऊंचा लोगों के सामने पब्लिकली उस चीज को कन्फेशन शुरू कर दें कि हाँ जी मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, और हर वक्त आप ये करें, तो वो बेसिकली आपका एक ऐसा गिल्ट है जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आपका कॉन्शियस नहीं है। इसमें अगर मैं आपके साथ एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया भी शेयर करूं, फिर मैं एक हजरत अली का भी छोटा सा कौल आपसे शेयर करूंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि उस वक्त वहां पे दो लोग बैठे थे, दो सहाबी बैठे हुए थे। तो उसने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलल्लाह मैं क्या करूं कि ना मेरे से एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे।
तो उसने खुद से दोबारा से बात की कि मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूँ और मेरे से जो है वो फलां गुनाह, एक बड़ा गुनाह कबीरा था, तो उसने वो बात की कि मेरे से वो सरजर्द हो गया। तो फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। जब उसने तीसरी दफा ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब तेरे पे जो सजा है वो वाजिब है, मैं इसीलिए खामोश रहा, जब तूने अपना पर्दा नहीं रखा तो अल्लाह तेरा पर्दा है, अल्लाह ने तुझे पर्दा रखने की तेरा कहा, लेकिन तूने अपना पर्दा नहीं रखा तो अब तेरे पे सजा वाजिब है। तो क्योंकि वो दो लोग अब बैठे हैं, उनके सामने वो चीज तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब तुम्हारे पे जो वो है, तो ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। तो तुम अल्लाह के साथ देखिए, अल्लाह ताला हमेशा, इसीलिए अल्लाह ने आपको कहा मुझसे रो के माफी मांगो, मुझसे तौबा करो, मेरी तरफ रुजू करो, मेरी तरफ लौट के आओ। इसी तरीके से ये हमारा गलत डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हम अपने आप को लोगों के सामने एक कन्फेशन के अंदर जाते हैं। हमें लोगों के सामने कन्फेशन कभी भी नहीं करना होता, या आपने करना भी है तो आप किसी एक या दो लोगों के सामने करते हैं, जो आपके पीर होते हैं, या जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, या इवन आपके कोई मेंटोर्स होते हैं। लेकिन पब्लिकली हर उस वक्त में या उस स्पेसिफिक आपके लिए रिलीजियस प्लेसेस के अंदर जाके ये चीज करना, दिस मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी को, आपको कोई डिसऑर्डर है, कि आप ये डिफेंसिव मैकेनिज्म के ऊपर जा रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत चीज है। इसको प्रोजेक्शन का नाम देंगे, इसको डिसेप्शन का नाम देंगे। तो हज़रत अली ने भी यही बात कहा था कि जब आप किसी गुनाह के ऊपर माफी मांगे, तो फिर उस गुनाह को याद जरूर रखें, ताकि वो आपको याद कराए कि दोबारा जो है आप उसको रिपीट ना करें, लेकिन उसकी वजह से गिल्ट में ना जाए। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। जब मैंने ये कोल पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि उन्होंने ऐसी क्यों बात की कि आप उसको याद जरूर रखें, लेकिन इतना मत याद करो उसको कि तुम एक गिल्टी में चले जाओ। तो जब मैंने खुद साइकोलॉजी में ये तमाम चीजें, ट्रेड्स और चीजें पढ़ी, तो फिर मुझे समझ आई कि आपको पता है वो तो एक पूरा इल्म का शहर उन्हें कहा जाता था, और जिस तरह वो गाइड करते थे, तो वो बेसिकली ये प्रॉब्लम था, क्योंकि जब आप एक दफा गलत गिल्ट में चले जाएंगे तो फिर आप डिफेंस मैकेनिज्म पे चले जाएंगे, और जब आप डिफेंस मैकेनिज्म पे चले जाएंगे तो फिर आप प्रोजेक्शन पे हैं, फिर वो आपकी एक्चुअलाइजेशन नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। वो मेरे ख्याल से हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और अभी हम आपको दोबारा से रीजॉइन